हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। आज हम इसके पार्ट 4 की बात करेंगे। पहले पार्ट 3 के अंदर हम इसकी तीनों विधि, उत्पादन विधि, हमारी आय विधि तथा व्यय विधि तीनों को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले निजी आय तथा व्यक्तिगत आय की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निजी आय की। निजी आय क्या होती है? निजी आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय, निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय के कुल जोड़ को कहते हैं हम निजी आय। क्लियर है? एक लेखा वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को प्राप्त सभी प्रकार की आय के कुल जोड़ को निजी आय कहा जाता है या निजी आय कहते हैं। क्लियर है? आप समझ गए होंगे निजी आय होती क्या। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, सूत्र क्या होता है हमारा? निजी आय या प्राइवेट इनकम। देखिए, निजी आय क्या होती है हमारी? सबसे पहले तो निजी क्षेत्र को प्राप्त सबसे पहले तो हमारी निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, उसके बाद में शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी हमारी NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद में आती है हमारी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। अगर पैसा ब्याज पर दे रखा है तो उसका पैसा जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारी इनकम ही होती है प्राइवेट सेक्टर की, तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। उसके बाद में सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण आय। सरकार से उस लेखा वर्ष के दौरान जो भी उनको हस्तांतरण आय मिली है, जो भी उनको डोनेशन या अनुदान, जो भी आर्थिक सहायता मिली है, वो पैसा भी निजी क्षेत्र की इनकम ही होती है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम ही होती है, तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद में लास्ट जो ऐड करा जाता है वो होता है हमारा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। तो ये होता है हमारा निजी आय या प्राइवेट इनकम को निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, हमारा जो भी NDPFC है एक साल का, उसमें से निजी क्षेत्र का कितना बनता है। हमारे टोटल NDPFC यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निजी क्षेत्र का जो भी हिस्सा होता है वो हिस्सा प्लस शेष विश्व से प्राप्त कारक आय, हमारी शेष विश्व से प्राप्त कारक आय जो होती है वो प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। उसके बाद में सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण आय, सरकार से जो भी उनको एक वर्ष के दौरान जो भी उनको अनुदान या आर्थिक सहायता मिली है वो, प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, दूसरे देशों से जो भी उनको हस्तांतरण आय मिली है, और ये हमारी शुद्ध हस्तांतरण आय होती है। कैसी होती है? शुद्ध चालू हस्तांतरण। अर्थात अगर हमने भी किसी दूसरे देश को दिया है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। शुद्ध चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण को भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। जो भी हमें दूसरे देश से अनुदान या कोई आर्थिक सहायता हेल्प मिली है तो वो भी इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। क्लियर है? आप समझ गए होंगे प्राइवेट इनकम या निजी आय को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनको अलग अलग टर्म्स में किस तरह से निकालते हैं। देखिए, बात हम करते हैं निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, यानी निजी क्षेत्र की जो भी हमारी घरेलू आय होती है या जो हमारा NDPFC होता है
उसमें से निजी क्षेत्र की आय किस तरह से निकाली जाती है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय। निजी क्षेत्र की आय कैसे निकाली जाती है, हमारे टोटल एनडीपीएफसी में से या टोटल घरेलू आय में से अपनी हम निजी क्षेत्र की आय किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना जो हमारा एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी मतलब कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये जो होता है हमारा एनडीपीएफसी, टोटल जो भी हमारे देश का है वो उसमें से माइनस कर दो सरकारी विभागों की सरकारी विभागों की कारक आय मतलब जो भी सरकारी क्षेत्र है उसकी कारक आय कितनी होती है, टोटल में से अपनी सरकारी विभागों की जो कारक आय है उसको माइनस कर दो, और उसके बाद में जो भी हमारी गैर विभागीय संस्थान है, गैर विभागीय संस्थान, गैर विभागीय संस्थानों की बचत, क्लियर है। गैर विभागीय संस्थानों की बचत, इसको भी माइनस करने के बाद भी, इन दोनों को माइनस करने के बाद में हमें क्या पता लग जाता है, निजी क्षेत्र पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय। निजी क्षेत्र को जितनी भी हमें एनडीपीएफसी से एक वर्ष के दौरान जो निजी क्षेत्र का हिस्सा होता है वो इसमें पता लग जाता है। अपनी कुल अपना जो भी हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है कारक लागत पर, इसको हम घरेलू आय भी बोलते हैं। घरेलू आय भी बोला जाता है। घरेलू आय में से सरकारी क्षेत्र की जो भी हमारे सरकारी विभाग होते हैं उनकी कारक आय माइनस गैर विभागीय संस्थान जो होते हैं हमारे यहाँ जो उद्यम होते हैं उनकी बचत को माइनस करने के बाद में, मतलब इनकी आय और इनकी बचत को माइनस करने के बाद में जो भी पैसा हमारा बच के क्या आता है वो क्या होता है, हमारा निजी क्षेत्र का होता है। क्लियर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि निजी आय किस तरह से निकाली जाती है। कि फॉर्मूला आपने देख लिया, क्वेश्चन करके देखते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा निजी आय को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें सबसे पहले इसने घरेलू आय दे रखी है। घरेलू आय क्या होती है हमारी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपीएफसी, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो कितना है हमारा 1000 रहेगा। सरकारी क्षेत्र की कारक आय कितनी है 400, 400 है। विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण हमारा 50 है, और विदेशों को चालू हस्तांतरण कितना आएगा 20 है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 10 आएगा, और शेष विषय प्राप्त शुद्ध कारक आय हमारी कितनी है -10 है, माइनस के 10 है। अब मुझे इससे अपनी निजी आय कैलकुलेट करनी है। तो देखिए निजी आय निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। तो सबसे पहले हमें वही निकालना पड़ेगा। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय, फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, घरेलू आय माइनस सरकारी क्षेत्र की कारक आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचत। तो यहाँ पर हमें घरेलू आय दे रखी है, सरकारी क्षेत्र की कारक आय भी दे रखी है, लेकिन हमें इसने गैर विभागीय उद्यमों की बचत नहीं दी, तो उसको हम शून्य मान लेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, घरेलू आय माइनस सरकारी क्षेत्र की कारक आय। क्लियर रहेगा। हमें गैर विभागीय की इनकम दी नहीं है तो उसको हम शून्य मान लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 400, यानी कि 600 लाख में, हमें लाख में दे रखी अमाउंट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 600 लाख में आ जाएगी। ये क्या आ गया हमारे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय हमारी निकल कर गई। अब मुझे निकालनी अपनी निजी आय, अब मुझे निकालना है निजी आय।
निजी आय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय जो भी हमारी निजी क्षेत्र की होती है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं विश्व शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय। उसके बाद में ऐड करा जाता है हमारा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज वो भी ऐड हो जाएगा, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस फिर क्या होता है हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। इसके अंदर एक चीज और ऐड होती है, वो क्या होता है हमारा सरकार से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, जो इसके अंदर हमें यहाँ पर दिया नहीं है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे शून्य, और वो यहाँ पर हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय, वो कितनी हमारी 600 है, 600 प्लस फिर शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी हमारी -10 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा -10, उसके बाद प्लस फिर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कितना है हमारा 10 है, +10 प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण होता है विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण माइनस विदेशियों को प्राप्त विदेशियों को दे चालू हस्तांतरण, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 50 - 20, जो भी हस्तांतरण हमें विदेशों से मिला है उसमें से जो हमने विदेशों को दिया है हस्तांतरण उसको माइनस कर देंगे, तो 50 - 20 सॉल्व कर लीजिए से 600 -10 +10 और प्लस में 30, तो ये तो हमारे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच कर आएगा, हो जाएगी हमारी 630 लाख। ये क्या हो गया हमारा एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की निजी आय। क्लियर रहेगा, आप समझ गए होंगे कि निजी आय क्या होती है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्यक्तिक आय। तो देखिए व्यक्तिक आय होती क्या है, व्यक्तिक आय से अभिप्राय होता है किसी लेखा वर्ष के दौरान, किसी भी लेखा वर्ष के दौरान एक देश में जो भी परिवार होते हैं, जो उनके परिवारों की कुल आय होती है, चाहे वो उनकी कारक आय हो या फिर उनका चालू हस्तांतरण हो, उनकी हस्तांतरण आय, उन दोनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं व्यक्तिक आय। अर्थात किसी भी परिवार को उसके हर एक स्त्रोत से, उसको हर एक स्त्रोत से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा उसके चालू हस्तांतरण के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं व्यक्तिक आय बोलते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, हम इसके सूत्र की बात करें, तो व्यक्तिक आय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए व्यक्तिक आय बराबर निजी आय। निजी आय हमने सीख लिया किस तरह से निकाला जाता है, माइनस कर देते हैं हम इसके अंदर निगम लाभ कर, निगम लाभ कर या निगम कर किसी भी तरह से बोल सकते हो, उसके बाद में हमारी निगम बचते, अर्थात जो भी हमारी निजी क्षेत्र की इनकम है वो इनकम, उसमें से जो उस कंपनी ने टैक्स पे करा होगा अपना वो टैक्स माइनस कर दो, देन उसके बाद में जो उसने अपनी सेविंग करके रखी है वो सेविंग माइनस कर दो, तो बाकी जो पैसा वो अपने एम्प्लॉयज में बांटती है, जो भी अपने वो कर्मचारियों में बांटती है, वही क्या होती है कि उन कर्मचारियों की नेट इनकम निकल करके आती है, वही क्या होती है उन कर्मचारियों की, उन व्यक्तियों की क्या होती है इनकम होती है, जिसे हम व्यक्तिक आय कहते हैं। निजी आय माइनस निगम लाभ कर, जो भी वो अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करती है, माइनस निगम बचत, उस निगम की बचत, जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो बचत होती है उन सबको क्या बोल, उनको माइनस करने के बाद में क्या निकल के आती है हमारी व्यक्तिक आय निकल करके आती है। तो हमारे व्यक्तिक आय निकालने का फॉर्मूला था, समझ गए होंगे आप सब। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए हम व्यक्तिक आय मान लेते हैं अपनी वही पिछले क्वेश्चन की तरह 630 है हमारी, जिसमें से निगम लाभ कर जो आएंगे वो 50
लाख के माइनस कर देती हैगी। देन उसके बाद में जो उसकी निगम बचत हैगी इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम 5 लाख मान लेते हैं। जो हमारी निगम बचत हैगी वो निगम बचत इसकी 25 लाख हैगी। तो हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी व्यक्ति का कितनी हो जाएगी 630 में से टोटल इन 30 को माइनस कर दो, कितना निकल के आ जाएगा 600 लाख। तो ये क्या हो गया, हमारी व्यक्ति का हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्ति का है। निजी आय में से अपने निजी जो भी हमारे निगम के लाभ कर होते हैं, जो उनके टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस माइनस कर दो। फिर उनकी सेविंग्स, जो भी कंपनीज अपने पास में सेव करके रखती हैं पैसा, उस सेविंग को माइनस कर दो। तो बाकी पैसे क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज में सैलरी के या जो भी उनको जिस भी तरह से उनको पे करती हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी व्यक्ति का कहलाती है। क्लियर रहेगा, आप समझ गए होंगे व्यक्ति का क्या होती है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने वाले प्रयोज्य आय की। तो देखिए प्रयोज्य आय होती क्या है। प्रयोज्य आय से अभिप्राय होता हैगा वह इनकम या वह आय जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र या देश एक वर्ष में खर्च करने के लिए खर्च कर सकता है। अर्थात हमारे पास में, ये अगर हम व्यक्ति के स्तर पर देखें, एक व्यक्ति के स्तर पर देखें, तो एक व्यक्ति के पास में वो पैसा जिसे वो खर्च कर सकता है वो क्या कहलाती है, उसकी प्रयोज्य आय कहलाती है। इसी तरह से अगर एक देश जितना भी पैसा एक वर्ष के दौरान वो खर्च कर सकता है उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, उस देश की प्रयोज्य आय बोलेंगे। तो प्रयोज्य आय हमारी दो प्रकार से निकलती हैगी। एक होती है हमारी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, नेक्स्ट होती है हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। क्या होती है हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होती है जो एक व्यक्ति एक लेखा वर्ष के दौरान खर्च कर सकता है। वो पैसा, जिस पैसे को वो अपनी मर्जी से एक वर्ष के दौरान खर्च कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है। इसी तरह से एक राष्ट्र या देश एक लेखा वर्ष के दौरान जितना भी पैसा खर्च कर सकता है, उस खर्च कर सकने वाले पैसे को, ये इनकम को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बोलते हैं। और ये राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो है आपकी बहुत ही मेन टॉपिक हैगा, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर 90% चांसेस होते हैं आपसे राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ही निकलवाता है। राष्ट्रीय आय ना निकलवा करके वो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ही निकलवाते हैं। तो प्रयोज्य आय आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके न्यूमेरिकल्स को भी एक ही करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की, फिर हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती क्या, डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे, वह इनकम या वह आय जो एक व्यक्ति खर्च कर सकता है, एक लेखा वर्ष के दौरान खर्च कर सकता है, उसी इनकम को, उसी आय को हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बोलते हैं। क्लियर रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके सूत्र की, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकाली किस तरह से आती है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत आय उसको लेखा वर्ष के दौरान जो इनकम हुई है, एक्चुअल में जो उसकी इनकम हुई है, वो क्या होती है, उसकी व्यक्तिगत आय होती है, जो उसको टोटल इनकम हुई है। व्यक्तिगत आय आप सीख ही गए कि व्यक्तिगत आय निकाली कैसे जाती है। इसमें से माइनस कर देते हैं, व्यक्तिगत आय में से हम माइनस कर देते हैं एक तो उसके प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर यानी डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, जो भी उसके डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर होते हैं, जो उसके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं, फिर उसके अंदर से माइनस करा जाता है परिवारों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क या जुर्माना। अगर कोई भी आपके ऊपर टैक्स, कोई भी फीस, कोई भी शुल्क या कोई भी जुर्माना आपके ऊपर लगता है, तो वो जुर्माना भी माइनस करना पड़ता है, क्योंकि उसको घटाने के बाद भी जो आपके पास में पैसा बचता है उसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपये हैं,
आपके पास में 1000 रुपये हैं। अब 1000 रुपये में से आपको क्या बोला कि भाई आपको 100 रुपये तो एक बंदे को देने होंगे जो आपके कर के तौर पर रहेंगे, टैक्स के तौर पर देने हैं, और 500 रुपये का आपका चालान कट गया। 500 रुपये का आपका क्या कट गया, चालान कट गया। तो अब आपके टोटल कितने पैसे जा चुके हैं भाई? 600 रुपये तो आपको देने ही देने होंगे, क्योंकि 100 रुपये आपको टैक्स पे करना है और 500 रुपये का आपका चालान कट चुका है। तो 600 रुपये तो आपको पे करने ही नहीं। अब आपके पास में इनकम कितनी बची जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो? 400 रुपये। तो व्यक्तिगत प्रयोजन कितनी होगी आपकी? 400 रुपये हो गई, यानी है वो पैसा जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। तो व्यक्ति का क्या होती है कि सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष व्यक्ति करों को माइनस कर दीजिए। देन उसके बाद परिवारों से जो भी शुल्क या जुर्माना पे करना होता है परिवारों को, वो शुल्क या जुर्माने को माइनस करने के बाद में जो पैसा बच जाता है वही क्या कहलाता है? हमारा व्यक्तिगत प्रयोज्य कहलाता है। क्लियर रहेगा? समझ गए होंगे आप सब व्यक्तिगत प्रयोज्य किस तरह से निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है कि। अब हम बात करते हैं अपनी राष्ट्रीय प्रयोज्य की। देखिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य की। राष्ट्रीय प्रयोज्य होती क्या है हमारी? डेफिनेशन आप समझ ही गए कि वह इनकम या वह आय जिसे एक देश एक लेखा वर्ष के दौरान खर्च कर सकता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय प्रयोज्य बोलते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने के लिए सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय यानी कि हमारी NNP-FC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम जोड़ देते हैं अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को, क्योंकि जो भी उसके अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, जो भी वो अप्रत्यक्ष कर वसूल करती है अपनी जनता से, अपने देश के लोगों से, वो भी क्या होती है? उस देश के लिए इनकम होती है। उस पैसे को वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये आ जाते हैं उसके। देन उसके अंदर हम ऐड करते हैं शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण आय। दूसरे देशों से उसको जो भी हस्तांतरण आय होती है वो भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो भी हस्तांतरण आय होती है वो उस देश के लिए अपनी मर्जी से खर्च करने की वाली ही इनकम होती है। अगर आपको किसी दूसरे बंदे ने जो पैसे दिए, जो भी वो आपको फ्री में जो भी चीज देता है, वो आपकी मर्जी, आप उसको किस तरह से खर्च करना चाहते हो। क्लियर रहेगा? तो शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण आय भी क्या होती है कि इसके अंदर जोड़ दी जाती है, जिससे हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य निकल जाती है। क्लियर है? देखो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये क्या होते हैं हमारे? NNP-FC है, ये क्या हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। जब हम अपने राष्ट्रीय आय में यानी NNP-FC में अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते तो हमारा क्या बनकर के आता है? NNP-MP यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब अपने NIT को जोड़ते तो हमारी क्या बन जाती है? मार्केट प्राइस बन जाता है ना, यानी NNP-MP प्लस NNP-MP प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो एक फॉर्मूला हो गया आपका ये, सेकंड हो गया आपका ये भी क्या हमारा राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने का फॉर्मूला है। एक चीज और देखिए, जब भी आपको कहीं पर राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने को बोले तो इसका मतलब क्या होता है? वो आपसे बोल रहा है शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने के लिए। अगर कभी आपसे बोलता है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य, तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसी फॉर्मूले के अंदर अपने मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि शुद्ध से सकल आने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को अपने डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाता है, यानी कि NNP-MP प्लस डेप प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। क्लियर है ना? आप दोनों एक साथ जोड़ करके हम GNP-MP भी लिख सकते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एन को इस एन में डैप जोड़ने पर क्या बन जाता है? जी बन जाता है। तो GNP-MP प्लस शेष विश्व से
शुद्ध चालू हस्तांतरण। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे इसके भी दो फॉर्म लेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। या तो आप इसको लगा लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली, अगर आपको सकल दे रखा है तो आप डायरेक्टली सकल के अंदर इसको जोड़ के अपनी सकल राष्ट्रीय पूंजी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो भी हमारे तीनों मेथड थे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको वो मेथड्स भी, उनके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरह से। क्लियर रहेगा?